आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। भारत पिछले 50 सालों से एक बीमारी के रोकथाम में लगा हुआ है। सोचिए पिछले 50 साल से, और ये बीमारी साइलेंट किलर बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की। कोरोना ने भारत में जितनी जानें नहीं ली, उससे ज्यादा टीबी ने भारत के लोगों की एक साल में जान ले ली है। भारत सरकार का आकलन है कि देश में टीबी के चलते रोजाना 1300 मौतें होती है। सोचिए रोजाना, ये आंकड़ा रोज का है। और डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में होने वाले टीबी के कुल मामलों में से एक तिहाई भारत में होते हैं। और देश में इस बीमारी से सालाना 4,80,000 मौतें भी होती है। इसलिए आज के हेलो डॉक्टर में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो के पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मंगलवार की तरह हेलो डॉक्टर लेकर मैं फिर हाजिर हूँ, प्रतीक वाघमारे। किसी को खांसी हो जाए तो दवाइयाँ लेकर वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसकी खांसी रुके ही ना और उससे खून भी निकलने लगे तो सोचिए कितना डेंजरस है। 21 मार्च 2021 को हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत टीबी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2025 से पहले देश से इस बीमारी को जड़ से खत्म करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी प्रभावित मरीजों की मृत्यु दर कम हो रही है। लॉकडाउन से पहले यानी जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक टीबी के 5,75,000 से भी ज्यादा मामले थे। लॉकडाउन के दौरान यानी अप्रैल से जून तक 3,45,000 से ज्यादा मामले थे। तो टीबी बीमारी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर गुनीशा पसरीचा, मेडजिनोम से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुनीशा आपका आज तक रेडियो पर। नमस्कार प्रतीक, और थैंक यू इस शो पर बुलाने के लिए मुझे। जी डॉक्टर, टीबी के लक्षण, इलाज, डायग्नोसिस हम सभी पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में टीबी कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और ये कितनी कॉमनली है? हाँ, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में ही आपने बताया कि कितनी मौतें होती हैं, कितनी केसेस होते हैं। तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और जैसे आपने डब्ल्यूएचओ को कोट किया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके हिसाब से जो भारत है उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस होते हैं। तो अगर ये देखा जाए, सारे नंबर्स देखे जाएं, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और इतनी मौतें होती हैं जो कोरोना से भी ज्यादा हैं, जैसे आपने बताया। तो हमें टीबी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जी। डॉक्टर गुनीशा, ये टीबी बीमारी एग्जैक्टली क्या है? इसमें हमने सुना है कोई बैक्टीरिया होता है, वो क्या है और ये कैसे फैलती है? हाँ जी, ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बीमारी कैसे होती है? ये अगर एक पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो अगर छींकता है या खांसता है या गाना गाता है, तो या ऐसे कोई भी बातचीत भी करता है, तो उसके मुंह से ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो हवा में मिक्स हो जाते हैं। और अगर कोई दूसरा आदमी उसे ब्रीथ करता है और या सांस लेता है, तो उस इंसान को वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ये हवा से फैलता है, इसे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं। अब आप देखेंगे कि कोविड भी यही है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से वो फैलता है। लेकिन एक ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, मतलब कोरोना की तो और फ्लू जो इसमें डिजीजेस हैं उनका ज्यादा है। वैसे ट्यूबरकुलोसिस की ट्रांसमिसिबिलिटी कम है। अगर आप दो लोग पास में आते हैं 5 मिनट के लिए, अगर मास्क नहीं है तो आपको टीबी नहीं होगा।
लेकिन अगर कोविड हो जाएगा क्योंकि आपने मास्क नहीं पहना, क्योंकि उसकी वो ऐसा वायरस है और वो वायरल डिजीजेस हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है और उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कम है, लेकिन वो अगेन खांसी छींकने से, हवा से फैलता है। और जब ये आप ये श्वास अंदर ले लेते हैं जिसके अंदर ये बैक्टीरिया है, तो हमारे थ्रोट मतलब गले या अंदर लंग्स में जाके वो बैठ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि वो अंदर जाके बैठ जाए और कोई इन्फेक्शन कॉज भी ना करे। लेकिन जिस आदमी की इम्यूनिटी कम है, तो उसमें ये बैक्टीरिया जो बैठ जाते हैं लंग्स में या आपके थ्रोट में, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। तब एक एक्टिव डिजीज होती है। तो एक इसलिए टीबी 2 तरह के होते हैं, एक तो लेटेंट टीबी या एक्टिव टीबी डिजीज। ओके, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर, लेकिन इससे पहले ये बताइए, क्या मतलब आपने बताया कि लंग्स पर वो अटैक करता है टीबी, तो इसके अलावा हाँ। पूरे शरीर में भी वो फैल जाता है? हाँ, अगर आपने मतलब ये तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है या फेफड़ों का ट्यूबरक्लोसिस है, वो सबसे कॉमन है भारत में और पूरी दुनिया में भी। लेकिन ये दूसरे अंगों को भी अटैक कर सकता है, लेकिन स्पाइन, किडनी, ब्रेन, उन पे भी जा सकता है। लेकिन ये इनके जो केसेस होते हैं वो कम होते हैं, और वो उन्हीं में होता है यूजुअली कि जिनकी इम्यूनिटी एकदम कम हो, या आपने ट्यूबरक्लोसिस का आपके पास पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और आपने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया, तो ये ब्लड के थ्रू मतलब खून की रूट से ये दूसरे अंगों पे भी जा सकता है और वहां भी इन्फेक्शन हो सकती है। ओके, आप बता रही थी टीबी के 2 तरह के टीबी के बारे में। हाँ जी, तो एक है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जो जिसको अव्यक्त टीबी संक्रमण भी कहते हैं, और दूसरा है जो एक्टिव टीबी डिजीज जिसको संक्रिय टीबी डिजीज कहते हैं। तो लेटेंट टीबी मतलब जो व्यक्त नहीं करता, मतलब आपके पास आप कांटेक्ट में आए किसी पेशेंट के पास और आपके ने वो आपकी लंग्स में चला गया, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि वो जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, वो उसको फाइट कर सकते हैं और हमको वो डिजीज होता नहीं, कोई उसका सिम्टम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पास वो अंदर चुपके से वो बैठे रहते हैं। लेकिन जो एक्टिव टीबी डिजीज है, वो ऐसा होता है कि जहां वो डिवाइड करते रहते हैं और वो इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होके वो सिम्टम्स दिखाता है। तो लेटेंट टीबी और मेन जो डिफरेंसेस यही है कि लेटेंट में कोई symptoms नहीं होते और जो एक्टिव टीबी डिजीज में सिम्टम्स होते हैं और वो दिखाई देता है। तो ये एक्टिव टीबी के क्या सिम्पटम्स है? कैसे पहचान होती है इसकी? तो उसके एक्टिव टीबी के सिम्टम्स तो एक तो है कि खांसी रहना 3 हफ्तों से ज़्यादा तक, खांसी रहना, फिर उसके अंदर आपको भूख ना लगना, छाती में दर्द होना या थूक में खून भी आना। मतलब कोई रीज़न के बिना वज़न गिरना, भूख ना लगना और बुखार और रात का पसीना होना। तो ये सब एक एक्टिव टीबी डिजीज़ की काफ़ी सिम्पटम्स हैं जो पहचाने जा सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा थकान भी होती है, फटीग भी होती है। तो खाँसी के साथ जो प्रोलॉन्ग खाँसी है 3 हफ्ते या उसके ज़्यादा, उसमें अगर ये 2-3 सिम्पटम्स भी साथ में आ जाए, तो आपको पहचान करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी आप ये भी पूछ रही। जी, हाँ जी। हाँ जैसे आप अभी खाँसी का सिम्पटम बता रहे हैं कि 3 हफ्तों तक या उससे ज़्यादा खाँसी होती, तो कई बार लोगों को खाँसी होती है, वो 3-4 हफ्ते तक चलती है और ठीक भी हो जाती है। कई बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, रुक-रुक कर खाँसी आती है, मैं दवाइयाँ ले लेता हूँ, ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। तो ये कैसे, मतलब मैं कब तय करूँ कि मुझे टीबी की जाँच के लिए जाना चाहिए? कब मुझे समझ आएगा ये? तो एक तो मैंने आपको बताया कि अगर खाँसी के साथ अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है या खाँसने पे आपको दर्द हो रहा है, या आपके जो स्प्यूटम है या आपकी थूक में खून आ रहा है, या वज़न आपका बिना वजह आपका वज़न गिर रहा है, तो ये अगर आपको ये डेफ़िनेटली 2 हफ्ते बाद ये चालू हो जाएगा, वज़न गिरना या बिल्कुल भूख ना लगना या इतनी थकान होना कि उठ के आप कोई काम भी ना कर सकें। तो खाँसी के साथ अगर ये 3 सिम्पटम जो मैंने आपको कहा वो हो जाएँगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ।
और प्लस अगर आपको पता है कि आप उस एरिया में रहते हैं या आपके घर में किसी को टीबी है, तो डेफिनेटली तो आपको पता ही चलेगा कि ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये टीबी भी हो सकता है। या आप ऐसी कोई जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, या एचआईवी पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी कम है, या जैसे मैंने आपको बताया किसी के फैमिली मेंबर को टीबी है, तो ये सब सिम्टम्स के साथ अगर ये 2-4 चीजें भी हों कि आपको पता है कि आप इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके। तो कम से कम ये जो टीबी एक्टिव इसमें सिम्पटम्स तो दिखते ही हैं, लेकिन अभी आप जो लेटेंट टीबी की बात कर रही थी, इसमें तो सिम्पटम्स ही नहीं दिखते हैं। फिर मतलब पहले तो ये बताइए कि क्या इससे घबराने की बात है कि आपको लेटेंट टीबी है? और अगर ऐसा है तो फिर उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि सिम्पटम्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। राइट, तो सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन उसमें एक्सरे में भी नहीं दिखता, वो स्प्यूटम में भी नहीं दिखता, लेकिन एक टेस्ट होते हैं स्किन टेस्ट, जो ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट होते हैं, तो अगर वो किया जाए तो वो उसमें ये पॉजिटिव आता है। मतलब ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट से आपको मालूम चल जाएगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको लेटेंट टीबी हो सकता है। आपके पास सिम्टम नहीं है लेकिन वो लेटेंट टीबी हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि अगर लेटेंट टीबी से क्योंकि आप उसको आप दूसरे को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकते, वो इन्फेक्शियस भी नहीं होता, तो घबराने की बात नहीं है। आपको डॉक्टर के पास पहचान नहीं होगी, लेकिन आप जाएंगे क्यों डॉक्टर के पास कि आपके फैमिली मेंबर या किसी आप कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे ये टेस्ट करा लेना चाहिए, जो आपके सिम्टम्स भी नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आप बताएंगे कि मैं किसी के कांटेक्ट में आया हूँ, लेकिन मुझे सिम्टम्स नहीं है, तो आपका ये स्किन टेस्ट कर लेंगे और एक ब्लड टेस्ट भी होता है, तो वो लेटेंट टीबी में वो पॉजिटिव आ जाता है। और अगर आपको डायग्नोज हो गया कि आपको लेटेंट टीबी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि वो लेटेंट टीबी एक एक्टिव टीबी में बदले, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो ये लेटेंट टीबी एक्टिव टीबी में बदल सकता है, तो हम आपको वो इग्नोर नहीं करना है और अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमेशा ट्राई करता रहना चाहिए। जी। तो एक अगर डायबिटिक पेशेंट है या एचआईवी के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उन्हें टीबी हो जाए तो ये कितना खतरनाक है? और अगर उन्हें होता है टीबी तो वो ऐसे में क्या करें? तो एचआईवी और एड्स पेशेंट और डायबिटीज में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और ट्यूबरक्लोसिस तो होता ही तब है जब किसी की इम्यूनिटी कम हो जाए। तो बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि अगर एचआईवी और डायबिटीज में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो वो जो आपका डिजीज है वो बहुत ज्यादा सीरियस रोल ले सकता है। तो जहाँ किसी भी एचआईवी और डायबिटीज में तो हम पता ही है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, लेकिन अगर जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तभी भी ये ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसको तभी के तभी हमें ट्रीटमेंट चालू करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिन पेशेंट्स लाइक एचआईवी, डायबिटीज, कैंसर पेशेंट्स में अगर हम राइट टाइम पे ट्रीटमेंट और पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो ये डिजीज लंग से लेके पूरे शरीर में फैल सकता है और जिससे मौत हो सकती है। ओके। तो डॉक्टर अगर कोई टीबी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तब उसे क्या करना चाहिए? अगर वो टीबी के पेशेंट से कांटेक्ट में आ जाए तो पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड की जैसे नहीं है कि जैसे कांटेक्ट में आए तो रिस्क आपका बहुत बढ़ जाता है। तो अगर कांटेक्ट में आए और थोड़ी देर के लिए आए, या आपने उसका हैंडशेक किया या कुछ मिले या थोड़ी देर बात की, तो टीबी का होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। टीबी तभी फैलता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, चाहे वो उनके साथ आप ऑफिस में आप काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, या फ्रेंड्स हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं और बहुत देर तक मिलते हैं, तो तभी वो टीबी फैलता है। तो अगर आप 5 मिनट के किसी साथ मिले हैं और आपको पता है टीबी, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा टीबी फैलता नहीं है। ओके। तो अब इसके इलाज पर बात कर लेते हैं डॉक्टर। तो भारत में क्या-क्या इलाज इसके लिए अवेलेबल है?
भारत में वही इलाज है जो पूरी दुनिया में है। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सेट रेजिमेन बनाया है जिसके जो सबको फॉलो करना है, पूरी दुनिया में फॉलो करना है। तो भारत में भी वही फॉलो किया जाता है। थोड़े बदलाव किए जाते हैं बेस्ड ऑन यहाँ के डेमोग्राफी, यहाँ के लोग या यहाँ के सिम्टम्स। तो जो ड्रग्स हैं उनको हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोलते हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स बोलते हैं, और अभी कुछ नए दवाइयाँ भी जो अवेलेबल हैं। तो जैसे अगर आपको टीबी का आप डायग्नोज हो गया है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जो 3 और 4 दवाइयों का मिश्रण है, वो दिया जाता है। और अगर आप को वो काम नहीं करता और आपको पता चलता है कि आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब एक दो दवाइयों से आप वो काम ही नहीं कर रही हैं, आप रेजिस्टेंट हो, तो फिर वो दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं और उसके अंदर हम सेकेंड लाइन ड्रग्स जो हैं वो ऐड करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो देयर आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। तो डायग्नोसिस के कौन-कौन से तरीके हैं? प्रोसीजर क्या है डायग्नोसिस का इसमें? डायग्नोसिस तो सबसे पहले तो एक ट्यूबरकुलन जो स्किन टेस्ट है वो किया जाता है। तो वो सबसे कॉमन टेस्ट है, लेकिन भारत में ये एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है, क्योंकि भारत में हम सबको BCG वैक्सीन लगी है, तो उस केसेस में भी ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है। मतलब आपके पास एक्टिव डिजीज नहीं भी है तभी भी वो पॉजिटिव आ सकता है। तो उसके बाद जो सेकेंड लाइन जो टेस्ट अवेलेबल है, जो इसको हम बोलते हैं स्मीयर और कल्चर, जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि आपकी थूक में देखते हैं कि वो बैक्टीरिया दिखता है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगेन ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए। और दूसरा होता है जिसमें हम वो बैक्टीरिया को, मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम उगाते हैं, मतलब आर्टिफिशियली हम उगाते हैं, स्प्यूटम डालते हैं और वो देखते हैं कि वो उग रहा है कि नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि जो बैक्टीरिया है ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, बहुत धीरे-धीरे ग्रो करता है और 2 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो मतलब डायग्नोसिस डिले हो सकता है। तो आज WHO ने नए टेस्ट जो मॉलिक्यूलर बेस्ड टेस्ट हैं, वो भी बोला है कि अब ये भी टेस्ट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनसे जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब आपको 24 घंटे में मालूम चल जाएगा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। नहीं, अभी कोविड चल रहा है तो सब RT-PCR तो जानते हैं, जो पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन टेस्ट है। तो ऐसे ही टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी अवेलेबल है, जिनको CBNAT या जीन एक्सपर्ट या ट्रू नैट टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर जीन या DNA को हम एम्पलीफाई करते हैं और जो डायग्नोसिस है वो झटपट हो जाता है। तो ये 3-4 टेस्ट हैं जो डायग्नोसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, आपने इसमें वैक्सीन का भी ज़िक्र किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए, टीबी की जो वैक्सीन है। तो भारत में तो ये रेजिमेन है ही कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको BCG वैक्सीन तो देनी है। तो बर्थ के बाद 3-4 दिनों में या बिफोर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, माँ वो बच्चे को BCG वैक्सीन तो देनी पड़ती है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये BCG वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 80% तक ही है। जैसे आप कोरोना देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसके जो कोविशील्ड है उसकी 67% है, कोवैक्सीन की 81% है, तो वैसे ही BCG वैक्सीन की 80% है। और जो इम्यूनिटी जो बचपन में ये वैक्सीन दी जाती है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो 15 साल तक तो रहती है, और ज़्यादा आपके जब जब तक आप 35 साल की हो तब तक वो इम्यूनिटी रह सकती है। तो एक गारंटी नहीं है कि आपको वैक्सीन हुए तो आपको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन जो BCG वैक्सीन जो काम करती है कि ये बच्चों में इन्फेक्शन रेट बहुत कम कर देती है, एक सीवियर TB जो बोलते हैं, जो वो कम कर देती है। और कभी-कभी बच्चों में ऐसा होता है, अगर TB हो तो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो ये सब BCG वैक्सीन बहुत-बहुत हेल्प करती है। तो ये BCG वैक्सीन भारत में तो कंपल्सरी है और ये सबको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अभी आपने बताया डायग्नोसिस को लेकर कई बार 6 से 7 हफ्ते भी लग जाते हैं। ऐसे ही अगर इसका जो इलाज का जो पूरा कोर्स होता है टीबी का, इसमें कितना समय लग जाता है? और क्या कोई इसका कोई सक्सेस रेट है? यानी कितने समय में ठीक हो सकता है कोई पेशेंट टीबी से? राइट, तो ट्यूबरक्लोसिस का, TB का यही है कि इसके जो दवाइयाँ हैं
तो वो आपको बिना कोई गैप दिए हुए लेनी चाहिए। तो उनका यूजुअली होता है कि 4 से 6 हफ्ते जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं, और आपको वो ड्रग्स या दवाइयाँ 1 दिन भी नहीं छोड़नी है। तो भारत सरकार ने एक डॉट्स प्रोग्राम है जिसके अंदर एक्चुअली हेल्थ केयर वर्कर घर पे आके आपको मुफ्त दवाइयाँ घर में आके देखते हैं और अपनी केयर में देते हैं कि आप मेरे सामने वो ड्रग्स लीजिए। तो जो ट्रीटमेंट है वो 3 से 6 हफ्ते का भी 4 से 6 हफ्ते या 3 महीने भी होता है। ना अगर आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो और भी ज़्यादा लंबा होता है। कभी-कभी तो वो 18 से 24 महीने का भी होता है, लेकिन आजकल ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो 12 महीने तक आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। बिना रुके 1 दिन भी वो ड्रग्स लेनी है। और अगर आपने वो नहीं ली, तो द सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने दवाई ली तो डेफिनिटली 100% आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन भारत में पाया गया है कि लोग स्टार्ट करते हैं 2 हफ्ते के बाद उनको लग रहा है मैं ठीक लग रहा हूँ, अभी अब मुझे अभी कोई सिम्पटम्स नहीं है, मैं इन्फेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो बंद कर देते हैं दवाइयाँ लेना। और जब हम दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं तो ये हम ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं और ये सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है। तो इन कई केसेस तो ऐसा है कि सक्सेस रेट कई जगह में सिर्फ 50% है। ओके। तो अगर आप अच्छी तरह लेंगे तो सक्सेस रेट 100% है। आपको बिना 1 दिन रुके भी ये ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ लेनी है, जो गवर्नमेंट के अस्पतालों में फ्री दी जाती है। यानी भले ही आपका सिम्पटम्स कम दिखने लगे इलाज के दौरान, तो भी आपको कोर्स तो कंप्लीट करना ही है। लेकिन हाँ, डॉक्टर अगर कोई ठीक हो जाता है, तो क्या वापस टीबी होने के चांसेस होते हैं उसे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपको टीबी हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अपने इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं दिया, अपने पोषण पे ध्यान नहीं दिया, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, तो ये ट्यूबरक्लोसिस वापस आ सकता है। तो ये बैक्टीरिया ऐसे बहुत ही चालाक किस्म का ये कीटाणु है। वो अपने बॉडी में आ जाता है और सेल्स के अंदर वो छिप के बैठ जाता है। जो हमारे इम्यून सेल्स, हमारे सोल्जर्स को पता ही नहीं चलता कि अंदर हमारे पास वो है, बैक्टीरिया घुसा हुआ है, तो वो सेल्स के अंदर छुप के बैठ जाता है। जैसे ही देखता है कि इम्यूनिटी कम हो गई है, तो वो आगे आके दोबारा वो अपनी अपनी एक्टिव डिजीज के लिए डिवाइड करना शुरू कर देता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो तो हमें अगर टीबी हुआ है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमें दोबारा हो सकता है और रिलैप्स के चांसेस टीबी पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। ओके। डॉक्टर कई बार लोग हैं वो देरी करते हैं इलाज में। कई बार ये होता है कि लोग इलाज ही नहीं करवाते हैं। तो ऐसे में उनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन तो ये हो सकता है कि पहली बात तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, मैंने आपको बोला फेफड़ों का टीबी है। तो अगर आपने इलाज नहीं कराया तो वो फेफड़ों से लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ब्लड में या सेल्स में घुस जाते हैं, पूरे ब्लड स्ट्रीम्स में घुस जाते हैं और ये धीरे-धीरे सब अंगों तक जा सकते हैं। तो मतलब आपका आपका स्पाइन, आपका बोन, आपके बाकी लिम्फ नोड्स पूरे शरीर में जाके ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हल्का से भी लग रहा है कि आपको ये ट्यूबरक्लोसिस के सिम्पटम्स हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्दी से जल्दी अगर पकड़ा ट्यूबरक्लोसिस को तो सक्सेस रेट बहुत। और अगर आपने डिले किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और मौत होना स्वाभाविक है उस केसेस में। तो टीबी आपने बताया कि टीबी का जो बैक्टीरिया है काफ़ी चालाक बैक्टीरिया है। तो क्या इसके साथ और भी कोई बीमारी आपको हो सकती है टीबी के अलावा? कई बार ये भी है कि टीबी से आप ठीक हो जाएँ लेकिन कोई और लॉन्ग टर्म बीमारी आपको इसके साथ हो जाए। क्या ऐसे भी कोई चांसेस रहते हैं इसमें? नहीं, ऐसे तो कोई चांसेस नहीं है कि टीबी अगर अच्छी तरह ट्रीट किया जाए और आपने सही टाइम पे डायग्नोज़ आपने पूरी ट्रीटमेंट ली है,
तो यूजली चांसेस ऐसे कम होते हैं कि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स या ऐसी कोई और बीमारी हो जाए। लेकिन अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया अच्छी तरह, आपने पूरी डोजेज नहीं ली है, तो इन सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि वो बैक्टीरिया कहीं और अंग में जाके बैठ जाए, तो वो जैसे स्पाइन में पेन होना या जॉइंट डैमेज होना, जॉइंट्स में जाके बैठ जाना, वो डैमेज करना, या आगे जाके मेनिंजाइटिस होना, या किडनी या लिवर की प्रॉब्लम होना। तो और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट डिसऑर्डर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट ठीक लिया है, तो चांसेस कम है। अच्छा डॉक्टर गुनीशा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम में कई लोगों ने मास्क पहना है, मास्क का बहुत इस्तेमाल हुआ है, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं टीबी को रोकने में इससे मदद मिली होगी? डेफिनेट थोड़ी बहुत तो मदद होती है। स्पेशली अगर टीबी के पेशेंट हैं, उनको एक्टिव टीबी है और वो खाँस रहे हैं और छींक रहे हैं, और अगर उन्होंने वो मास्क पहना हुआ है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा ही। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोविड एक वायरस से होता है और टीबी एक बैक्टीरिया से, तो दोनों की ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बहुत अलग है। तो कोविड में तो पहनना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन टीबी यूजुअली उन लोगों को होता है जो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यूजुअली फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या कोवर्कर्स जिनके साथ काम करते हैं, तो उनमें वो ज़्यादा फैलता है और कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन केसेस में अगर किसी के घर में कोई टीबी पेशेंट है, तो डेफिनिटली अगर फैमिली मेंबर्स मास्क पहनेंगे, तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। तो वहाँ मास्क पहनने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जब आपको पता है कि आपके टीबी किसी को हुआ है। लेकिन अगर टीबी पेशेंट बाहर जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कैजुअली किसी से मिल रहा है रास्ते पे, तो वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। लेकिन पाया गया है कि आजकल बिकॉज़ सब लोग मास्क पहन रहे हैं, तो जो टीबी रेट है, वो डेफ़िनेटली थोड़ा तो कम हुआ है। और स्पेशली अगर ये मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंट है आपके पास, तो उसका फैलना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत सीरियस बात है। तो वो मास्क पहनने से टीबी पेशेंट को, अगर टीबी पेशेंट पहन रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जनरल पब्लिक में टीबी को से बचने के लिए आप डेफ़िनेटली आप मास्क नहीं पहनेंगे, व्हिच इज़ अनलाइक कोविड। हुँ। और क्या ये टीबी जो है वो जेनेटिक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है। अगर आपको हुआ है, आपके बच्चे को नहीं होगा, अगर आपके पिताजी को है, तो आपको नहीं होगा। इट इज़ जस्ट, ये सिर्फ़ स्प्रेड होता है बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, स्प्रेड साँस से, खाँसी से, छींकने से, जेनेटिक नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कुछ मिथ्स भी है डॉक्टर टीबी को लेकर, जैसे लोग कहते हैं खाना-पीना अगर आपने शेयर कर लिया तो आपको टीबी हो जाएगा, हैंडशेक किया और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिथ्स है, तो आप इस पर कुछ बताएँगी? हाँ, तो मैंने आपको जैसे पहले बोला कि सिंस ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, ये डेफ़िनेटली खाँसने, छींकने से होता है, लेकिन आपको बहुत देर वो कॉन्टैक्ट चाहिए किसी एक के साथ होने के लिए, ये स्प्रेड करने के लिए। तो अगर आप किसी से कैजुअली मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या तो डेफ़िनेटली ये टीबी ऐसे स्प्रेड नहीं होता और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ओके। लेकिन अगर आपको पता है कि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हाँ। हुँ, तब ऐसे में तो आपको जाके ब्लड टेस्ट या डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। एक हाँ जी। लास्ट में ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर, हम इसमें अपनी डाइट को कैसे रखें ताकि टीबी से बचें और क्या-क्या प्रिवेंशन हम कदम ऐसे उठाएँ जिससे टीबी से खुद को बचा के रख सकें? तो प्रिवेंशन के लिए तो सबसे बोलूँगी कि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको बीसीजी वैक्सीन तो ज़रूर दीजिए, बिकॉज़ ये प्रोटेक्शन तो ज़रूर करता है, चाहे कितना भी करे, बट प्रोटेक्शन तो ज़रूर है। तो एक तो बीसीजी वैक्सीन हुआ, फिर उसके बाद अपने आस-पास की सफाई रखना और बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है, जो पोषण, जो न्यूट्रिशन, एक हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको
दाल चावल आपके खाने में वीट या गेहूं, आपके डाइट में सारी हरी सब्जियां होना, दूध, ये बहुत एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बैलेंस डाइट होगी तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा और वो फाइट करता रहेगा, लड़ाई करता रहेगा जो बैक्टीरिया जो पॉसिबल है कि आपके शरीर में ऑलरेडी है। तो एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। और एक और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे टीबी पेशेंट होते हैं तो उनको भी जब वो दवाइयां भी ले रहे हैं तो अपने पोषण का ख्याल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो उनको पहले ही उनका वजन गिर जाता है, वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती। तो गवर्नमेंट के भी आपको कुछ पैसे हर महीने देती है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। तो एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है टीबी में। इम्यूनिटी इज द मेन थिंग। अगर आपका इम्यून सिस्टम गया तो आपको टीबी आना, भारत जैसे देश में जो बहुत ज्यादा प्रिविलेंस है यहाँ, तो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुनीशा इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। इसके पहले भी आप हमसे जुड़ी थी, एन्सेफेलाइटिस पर आपने हमसे बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू, धन्यवाद। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद टीबी से जुड़ी कई जानकारियां आपको मिली होंगी। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम है प्रतीक वाघमारे। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।